बहुत समय पहले दूर जंगल में एक सुंदरपुर नामक एक गांव था। गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और सभी अपना अपना छोटा मोटा काम करते थे। गांव वालों को कुछ भी बेचने या खरीदने के लिए पास के शहर में जाना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ता और इस वजह से कभी कभी उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उस गांव में सुबुद्धि और कुबुद्धि नाम के दो व्यापारी भाई रहते थे। सुबुद्धि दिखने में दुबला पतला लेकिन दिमाग से तेज था और कुबुद्धि ताकतवर और थोड़ा मंदबुद्धि था। दोनों भाई गांव में किसान से अनाज खरीदकर शहर जाकर बेचा करते थे। एक दिन एक दिनेश नाम का किसान उनकी दुकान पर आता है। अरे भाई, कोई दुकान में है क्या? हाँ भाई दिनेश, कहो क्या लाए हो? मैं तो अनाज लेने आया हूँ बेचने के लिए, मगर पहले तुम बताओ कि क्या भाव में लोगे। बाजार के हिसाब से तो अनाज अभी 40 रुपये किलो है। अरे भाई, ये तो बहुत कम है, थोड़ा सही भाव लगाओ। भाई जो भाव है वो बता रहा हूँ, देना हो तो दो। अरे तुम लोग अकेले अनाज के व्यापारी हो, गांव में तो लूटते हो लोगों को। भाई अगर अनाज नहीं बेचना है तो मत बेचो, लेकिन चिल्ला क्यों रहे हो? शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कुबुद्धि भी वहां आ जाता है। देखो दिनेश, सुबह सुबह झगड़ो मत, हम शांति से इस बात को सुलझा सकते हैं। अरे रहने दो, तुम लोग क्या समझते हो कि हम बाजार जाकर अपना अनाज नहीं बेच सकते, इसलिए हमें लूटते हो? अब देखना, मैं कल ही अपना अनाज खुद बेच कर आऊँगा। यह सुनकर कुबुद्धि को गुस्सा आ जाता है। अरे दिनेश चुप हो जा, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे जाने दो इसे, एक बार खुद बेच कर आएगा तो पता चल जाएगा कि हमें जंगल से जाते वक्त कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अरे मैं भी देखता हूँ क्या मुसीबतें आती है। अरे हाँ, जाओ जाओ। इसके बाद दिनेश वहां से चला जाता है। अगले दिन अनाज की गाड़ी लेकर बाजार के लिए निकल पड़ता है। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दिनेश वापस घर लौटकर नहीं आता। दिनेश की पत्नी सरिता को चिंता होने लगती है। वो गांव के मुखिया विजय भान के पास जाती है। अरे सरिता, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ, बड़ी चिंता में दिख रही हो। मुखिया जी, दिनेश 2 दिन पहले अनाज बेचने के लिए बाजार गए थे, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। अरे चिंता मत करो, कभी कभी मौसम खराब होने की वजह से आने जाने में समय लग जाता है। अभी रात होने वाली है, तुम घर जाओ। अगर दिनेश कल भी नहीं आता है तो मैं कुछ करता हूँ। ठीक है मुखिया जी, धन्यवाद। यह कहकर सरिता वहां से घर लौट जाती है। दिनेश अगले दिन भी घर नहीं आता। तब मुखिया गांव में एक बैठक बुलाता है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए, पिछले 3 दिन से दिनेश घर नहीं लौटा है। मुझे लगता है कि वह कोई मुसीबत में फंस गया होगा, इसलिए हम में से किसी को उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए। तो आप में से कौन उसे ढूंढने जाएगा? मुखिया जी, कोई और क्यों? मुझे लगता है कि इसमें जरूर सुबुद्धि और कुबुद्धि का हाथ है, तो इन्हीं को दिनेश को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। अरे सरिता, अगर दिनेश घर नहीं लौटा तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम लोग भोले मत बनो। तुम दोनों भाई से झगड़ा होने के बाद ही दिनेश बाजार गया था, और तुम्हारा व्यापार चौपट न हो जाए इसलिए तुमने ही दिनेश के साथ कुछ किया होगा। अरे रोना बंद करो सरिता, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं सुबुद्धि और कुबुद्धि को ही दिनेश को ढूंढने के लिए भेज देता हूं। पर मुखिया जी, सरिता हम पे बेवजह आरोप लगा रही है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो दिनेश को ढूंढकर साबित करो कि तुम दोनों इसके पीछे नहीं हो। ठीक है मुखिया जी, पर हम में से कोई एक ही भाई जाएगा, नहीं तो हमें व्यापार में बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई मुसीबत आई तो तुम अकेले कैसे निपटोगे? यह सुनकर कुबुद्धि गुस्सा हो जाता है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मुसीबतों से निपटना आता है मुझे। मैं जल्द ही उस दिनेश को ढूंढ कर यहाँ ले आऊंगा, तब साफ हो जाएगा कि इसके पीछे कौन है। इसके बाद दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कुबुद्धि जंगल के रास्ते शहर की तरफ निकल जाता है। जब कुबुद्धि जंगल से गुजरता है तो उसे दिनेश एक पेड़ से बंधा हुआ दिखाई देता है। दिनेश,
भाई दिनेश, तुम्हें यहाँ किसने बांधा है? इतने में उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। उसके बाद 2 दिन हो जाते हैं और कुबुद्धि भी लौटकर वापस नहीं आता है। तब सुबुद्धि मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी। क्या हुआ सुबुद्धि? क्या कुबुद्धि दिनेश को ले आया? नहीं मुखिया जी, बल्कि कुबुद्धि खुद अभी तक वापस नहीं लौटा है। मुझे तो लगता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा है तो हमें जाकर देखना चाहिए। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर सुबुद्धि भी जंगल के रास्ते निकल जाता है। परंतु सुबुद्धि चतुर था, वह छुपते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद उसे जंगल में से कुछ आवाज आती है। आवाज सुनकर सुबुद्धि पेड़ के पीछे छुप जाता है। इसके बाद सुबुद्धि देखता है कि एक बड़ा सा राक्षस दिनेश और कुबुद्धि से काम करवा रहा है। यह देखकर पहले सुबुद्धि थोड़ा डर जाता है। फिर वह सोचता है कि इस राक्षस को कोई भी हरा नहीं सकता, इसलिए इसे यहाँ से भगाने के लिए कोई उपाय निकालना चाहिए। कुछ देर बाद सुबुद्धि राक्षस के सामने जाता है। एक और इंसान? अब तो मेरे पास 3 इंसान है खाने के लिए। अरे इंसान, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें तो मुझसे डर लगना चाहिए। तो तुम्हें अभी यहीं खा जाऊंगा। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अरे मूर्ख राक्षस, मैं क्यों डरूं? डरना तो तुम्हें चाहिए मुझसे। अरे क्या तुमने कभी किसी इंसान से राक्षस को डरते हुए देखा है? तुम छोटे से इंसान हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मूर्ख राक्षस, तुम्हें पता नहीं है, मैं राक्षस पकड़ने का काम करता हूँ और तुमसे पहले भी मैंने एक राक्षस को पकड़ा था। मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मुझ जैसे किसी बड़े राक्षस को पकड़ सकते हो? रुको, मैं बताता हूँ। यह कहकर सुबुद्धि राक्षस को एक आईना बताता है। यह जादुई डिब्बा है जिसमें एक राक्षस को मैंने कैद कर रखा है। आज मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा। कांच में राक्षस अपना मुंह देखकर डर जाता है। वह समझता है कि इसमें सच में एक ऐसा राक्षस कैद है। अरे भाई, मुझे मत पकड़ना। मैं तो गलती से रास्ता भटक गया था और इस जंगल में आ गया। मुझे छोड़ दो। इसके लिए जो तुम कहोगे मैं कर दूंगा। बस मुझे इस डिब्बे में कैद मत करना। ठीक है, तुम तुरंत यह जंगल छोड़ के चले जाओ और वापस यहाँ कभी मत आना। मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, वापस कभी यहाँ नहीं आऊँगा। यह कहकर राक्षस डरकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद सुबुद्धि, कुबुद्धि और दिनेश गांव चले जाते हैं। इसके बाद दिनेश सबको पूरी बात बताता है। धन्यवाद सुबुद्धि। अगर आज तुमने दिमाग न लगाया होता तो हम सब मारे जाते। और हाँ, अब से मैं तुम्हें ही अपना अनाज बेचा करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें हमारा अनाज बाजार ले जाते समय कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती होगी। इसके बाद सभी लोग सुबुद्धि को धन्यवाद देते हैं और सरिता भी सुबुद्धि से माफ़ी मांगती है।